नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कई मुल्कों में आज ईद मनाई जा रही है और हिंदुस्तान सहित बाकी मुल्कों में कल ईद मनाई जाएगी। ईद पर हम यही दुआ कर सकते हैं कि दुनिया में अमन व अमान कायम हो। हालांकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उनमें बहुत मुश्किल है। ये होप अगेंस्ट होप है, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद है। अभी तो फिलहाल जंग रुकने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कई बार जो जंग होती है वो अमन के लिए भी होती है। कई बार एक लंबी जंग बहुत लंबे अमन के दौर को कायम करती है। और ईरान में कल जो हुआ है, ईरान में जिस तरह से हो रही हैं चीजें, कई बार लग रहा है कि यह जंग शायद जरूरी थी। जिस तरह से अमेरिका का गरूर टूट रहा है, बहुत मुमकिन है कि इसके बाद अमेरिका की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और दुनिया में अमन का एक लंबा दौर चले। कल जो ईरान ने किया है, कल मिडिल ईस्ट के आसमान पर जो कारनामा हुआ है, कभी अमेरिका ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आप सोचिए, F-35, इतनी बातें हैं F-35 की, किसी आसमान पर आज तक F-35 नाकाम नहीं हुआ। जहां गया वहां कहर बरसा के आया। अमेरिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेन, एक फाइटर प्लेन बनाने में, F-35 प्लेन बनाने में $100 मिलियन खर्च होते हैं। वो प्लेन आसमान में था और ईरान की मिसाइलों ने उसको निशाना बनाया। ये और मजेदार तब हो जाता है जब 2 घंटे पहले जापान की प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर ट्रंप ये कह रहा था कि अब तो ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ड्रोन खत्म हो गया है, एयर डिफेंस खत्म हो गया है, अब तो ईरान पूरी तरह से हार चुका है, हम पूरी तरह से जंग जीत चुके हैं, ईरान तबाह बर्बाद हो गया है, उसकी मिलिट्री खत्म हो गई है, नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। जब ट्रंप ये कह रहा था, उसके चंद घंटों बाद आसमान में वो कारनामा किया ईरान ने कि ट्रंप के भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसके बाद क्या करें। F-35 को मार गिराया और ना केवल मार गिराया बल्कि उसका वीडियो भी जारी किया। शर्म में अमेरिका ने एक बयान जारी कर दिया कि नहीं नहीं, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो सऊदी अरबिया में लैंड कर गया है। लेकिन खबर यह आ रही है कि सऊदी अरबिया में वो लैंड नहीं किया है, सऊदी अरबिया में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा है। F-35 बर्बाद हो गया है। और मजेदार बात बताऊं कि जिस F-35 की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है, उसकी मार्केट वैल्यू गिरनी शुरू हो गई ईरान के इस कारनामे के बाद। 1.9% उसके शेयर गिर पड़े। यह बताता है कि दुनिया को पता है कि ईरान ने अपनी नॉर्मल सी गुलेल जैसी मिसाइल से अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन को गिरा दिया। यह छोटी सी घटना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को आप समझिए। अमेरिका को अपनी जो जंगी जहाजें हैं, जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं, उनका मुजाहरा करने की बहुत ज्यादा आदत है और शौक है। वो उसका मुजाहरा करता रहता है। F-35 है, B-20 बॉम्बर है, फलाना है, ये हमारा जेराल्ड फोर्ड है, तो ये हमारा अब्राहम लिंकन है, और दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे शानदार हथियार हैं। और इस बहाने दुनिया भर में अपने हथियारों के लिए मार्केट भी क्रिएट करता है और दुनिया उससे हथियार खरीदती है, जो अमेरिका की इकोनॉमी में और खास तौर पर वहां के जो रईस लोग हैं उनके लिए बड़ा रोल प्ले करता है। कमीशन खाते हैं, पैसा कमाते हैं, और हथियार की जो पूरी इंडस्ट्री है, हथियारों की जो तिजारत है, उसमें अमेरिका को बहुत फायदा होता है। इसके उलट ईरान ने कभी बहुत मुजाहरा नहीं किया। ईरान चुपचाप 40 साल से अपने हथियार बनाते चला जा रहा था। जमीन के नीचे, पानी के नीचे, अंडरग्राउंड बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनाई, जिसमें उसने अपनी मिसाइलें, अपनी जहाजें, अपनी बाकी सारी चीजें रखी। दुनिया को बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं थी, दुनिया को थोड़ा बहुत दिखाया। और कल की बात मैं बताऊं, कल ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि अभी तक तो रमजान का महीना चल रहा था और रमजान के महीने में किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना मना है, इसलिए हमने बहुत सोच समझकर मिसाइलें चलाई, और जो मिसाइलें चलाई उनसे इंस्टीट्यूशंस को ही नुकसान पहुंचाया, बाकी चीजों से हम बचते रहे। लेकिन अब तो रमजान बीत गया है और ईद के बाद हम अपने वो हथियार निकालेंगे जिनकी कल्पना भी, जिनका तसव्वुर भी कभी अमेरिका और इजराइल ने नहीं किया होगा। यह बड़ी बात भी हो सकती है। कई बार यह जंग में आपको बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता है, और यह एक ऐसी तल्ख हकीकत भी हो सकती है जो इस पूरी जंग का चेहरा बदल ले।
और कल जिस तरह से F-35 को मारा है, दुनिया एक बार सोच रही है कि वाकई ईरान के पास और कौन कौन से हथियार हैं, जो हथियार सारी दुनिया के पास नहीं था, जो सारी दुनिया में कभी नहीं हुआ कि F-35 गिरा दिया जाए, वो अगर ईरान ने गिराया है। और बाद में तो खबर आई कि 2 F-35 गिराए हैं। वैसे इसके पहले मैं बता दूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा रीपर ड्रोन्स ये पहले ही ईरान गिरा चुका है। यानी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को जो लोग बहुत कमजोर समझ रहे थे, या फिर कुछ जगहों पे बम गिरा के इजराइल और अमेरिका को लगा था कि ईरान की अटैकिंग कैपेबिलिटी उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दी है, वो निहायत बेवकूफाना चीज थी। वो अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां तो बना सकती है, ट्रंप के भक्तों को जोश में भर सकती है, लेकिन हकीकत को नहीं बदल सकती। आगे बढ़ो उससे पहले वही अपील कि अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन वगैरह जो होता है दबा दीजिए, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें। साथ में अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप 3 रुपए रोज से भी कम की है। आप देख सकते हैं वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन होगा, स्क्रीन पर एक QR कोड होगा, जो हमारा पिन कमेंट और हमारी डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। किसी भी रास्ते से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आसान हो। सुपर थैंक दे सकते हैं। जरूरी है कि आप हमारी ताकत बने, ताकि हम पूरी ताकत के साथ लगातार सच ऐसे ही कहते रहें। वैसे मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक और बात आपसे शेयर कर लेना चाहता हूं। एक खबर तो नहीं है, ये इतिहास है जिसको आपको याद दिला देना चाहता हूं। आज से ठीक 23 साल पहले आज के दिन ही लगभग इराक वार शुरू हुआ था। अगर इराक वार को कंप्लीट में देखें तो 4,992 यानी लगभग 5,000 अमेरिकी सैनिक इराक में मारे गए थे। 32,292 32,292 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इराक के 2 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे और 9 सालों तक यह लड़ाई चली थी, जिसमें $3 ट्रिलियन अमेरिका के तबाह हुए थे। हासिल कुछ खास नहीं हुआ था। यह ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़ी गलती थी। और इस बार जब इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज से अमेरिका ने मदद मांगी तो आपको याद होगा स्ट्रेमर ने कहा था कि हम इराक की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते, इसलिए इस जंग में हम डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे। हालांकि स्ट्रेमर मदद कर रहा है। ब्रिटेन के ऊपर से अमेरिका की जहाजें आराम से गुजर रही हैं, ब्रिटेन के बेसिस से अमेरिका की जहाजों को छूट मिली हुई है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहां की आर्मी सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वहां की क्या, किसी भी मुल्क की आर्मी ने मदद करने से इंकार कर दिया। कल और भी कई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जिनको समझना चाहिए। अमेरिका ने अरब मुल्कों के लिए, यूएई, कतर और जॉर्डन के लिए $16.5 मिलियन के हथियार देने की बात की है कि इतने डॉलर के हथियार इनको दिए जाएंगे। अब समझने की बात है कि ये हथियार क्यों खरीदे जा रहे हैं। एक वजह यह हो सकती है कि आने वाले टाइम में इन हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें यह शामिल हो, जिसकी उम्मीद सबसे कम है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब इन हथियारों को आप देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ईरान के हमलों से खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस खरीदे जा रहे हैं। तीसरी बात मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। अमेरिकन इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है। डाउ जोन्स लगातार नीचे जा रहा है, अमेरिका पर कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ईरान वार में इतना खर्चा हो रहा है अमेरिका का कि उसके लिए समझना मुश्किल है कि कैसे इसको संभालें। ऐसे में अरब मुल्कों से पैसा वसूलने का एक तरीका यह हो सकता है कि उनको हथियार बेच दो। ना तो वो कर नहीं सकते, तो यह भी हो सकता है कि यह हथियार सिर्फ दिखावे के लिए खरीदे गए हों। दरअसल अरब मुल्कों से $16.5 मिलियन जो है वो अमेरिका को ट्रांसफर हो गया। अरब मुल्क वो दुधारू गाय हैं, या आप चाहें तो दुधारू कैमल कह लीजिए, वहां गाय कम होती है। वो दुधारू कैमल हैं जिनको तब तक दूहता रहेगा अमेरिका जब तक उनके थनों से खून ना निकल जाए। इतना सारा पैसा, इतनी चमचागिरी, सब कुछ करने के बाद जब सिक्योरिटी का मामला आता है अमेरिका उनको अपने हाल पे छोड़ देता है। फिर भी आप मजबूरी देखिए कि अमेरिका को पैसे ये ट्रांसफर करते रहते हैं, अमेरिका को पैसे देते रहते हैं, और ये तो सरकारी पैसे हैं। चाहे वो जेराड कुशनर हो, चाहे ट्रंप का बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हो, चाहे विटकाफ का बेटा हो, इन सब का बिजनेस अरब वर्ल्ड में है और ये सब अरब वर्ल्ड से जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं।
ये अरब मुल्कों का हाल है कि अपनी अय्याशी को बचाए रखने के लिए अमेरिका को लगातार पैसे दे रहे हैं, अमेरिका की लगातार दलाली कर रहे हैं, फिर भी बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। जो मीटिंग हुई थी अभी अरब वर्ल्ड की, जिसमें कतर, जॉर्डन, टर्की सारे शामिल हुए थे, वहां पर इनके बयान आप देखिए तो हंसी आती है। ये छुप छुप के किसी तरह से बच बचा के, कतर के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो कुछ चल रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इजराइल है। इससे ज्यादा कहने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। टर्की ने जरूर हिम्मत करके वहां पर कहा, टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फिदान, उन्होंने जरूर कहा कि इजराइल इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बाकी अरब मुल्क ईरान की तरफ तो उंगलियां उठाते रहे, इजराइल और अमेरिका की तरफ उंगली उठाने की इनकी हिम्मत भी नहीं हुई। सऊदी अरबिया ने जरूर कहा कि मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। सऊदी अरब जिसने यमन में 4 लाख से ज्यादा यमनी मुसलमानों को मारा है, 10 साल यमन में लड़ाई लड़ता रहा और आज भी यमन में एक आर्मी को वो सपोर्ट करता है। अभी हाल में यूएई और इजराइल समर्थित जो वहां पे मिलिशिया थी उसको खत्म किया है। उसको हिसाब देना चाहिए कि क्या यमनी मुसलमानों को मारना इस्लाम के हिसाब से था और ईरान का अमेरिका के बेसिस पर हमला करना इस्लाम के खिलाफ हो गया। अगर इतनी इस्लाम और उम्मत की बातें थी तो जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो आप सबको जाकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था। यह मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत वगैरह की बात सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए की जाती है। सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। धर्म से राजनीति नहीं तय होती है। धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए जरूर किया जाता है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। अगर वहां के लीडर धर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा धर्म का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता। अगर धर्म का महत्व होता तो अरब मुल्कों का बिहेवियर पिछले 60-70 सालों से वो नहीं होता जो अभी है। इन सब के बीच ओमान के बिहेवियर से सीखना चाहिए। ओमान ने अपने आप को बहुत बैलेंस रखा है और एक हद तक ईरान के साथ रखा है। अमेरिका की अभी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ईरान ने मार्केट का सत्यानाश कर दिया है। ऑयल मार्केट को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। अब अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका कह रहा है, पहले तो कहा कि रशिया के तेल पर जो सैंक्शन लगा था वो 1 महीना के लिए हटा रहे हैं इंडिया के लिए, फिर कहा सबके लिए हटा रहे हैं और अब 1 महीना की सीमा को भी बढ़ा दिया कि भैया रशिया को जितना तेल खरीदना है, बेचना है बेचे, कोई उसको रोक नहीं है। अब यह कहा जा रहा है, और यह भी कोई और नहीं कह रहा है, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट फॉक्स टीवी पर कह रहे हैं कि हम ईरानी तेल से सैंक्शन हटा सकते हैं, यानी ईरान को अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की इजाजत दे सकते हैं। जो अमेरिका पिछले 40 साल से लगातार ईरान के ऊपर एक के बाद एक सैंक्शन लगाता जा रहा है। जिस अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के लिए दुनिया भर को मना किया और कहा कि अगर तेल खरीदोगे तो टैरिफ और बढ़ा देंगे। हिंदुस्तान से कहा गया था कि ईरान से अगर तेल खरीदते हैं तो 25% का टैरिफ और बढ़ा देंगे। वही अमेरिका अब यह कह रहा है कि ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी जा सकती है। हकीकत यह है कि ईरान को तेल बेचने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसने फ्रेंडली कंट्रीज के लिए खोला हुआ है और जब से यह जंग चल रही है ईरान के तेल की बिक्री पहले से बढ़ गई है। अब अमेरिका यह चाहता है कि कम से कम इंटरनेशनल मार्केट में तेल बना रहे ताकि उसकी जो कीमत $150 के आसपास पहुंच रही है उसको नीचे गिराया जा सके, सप्लाई चेन को बढ़ाया जा सके। और अमेरिकन इकोनॉमी की क्या हालत है और अमेरिकन जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, फाइनेंशियल वर्ल्ड है, वो ट्रंप से कितना नाराज है, ये अगर समझना हो तो द इकोनॉमिस्ट का कवर देख लीजिए। द इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं अमेरिका की पत्रिका है, फाइनेंशियल पत्रिका है और पूरी तरह से कैपिटलिस्ट पत्रिका है। उसके कवर पर ट्रंप का पोस्टर आता है जिसमें ट्रंप की आंखें बंद हैं और ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी, जिसको उसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा है। अमेरिका की जनता ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी कह रही है, उसको द इकोनॉमिस्ट कह रहा है ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप ने जो कुछ किया उसको पता ही नहीं था कि क्यों किया और अब भी उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है।
और इसका मतलब यह है अगर इकॉनमी पे असर नहीं पड़ता ना तो इकॉनमिस्ट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि ईरान ने जो फैसला किया कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहुंचाएंगे, अमेरिका की इकोनॉमी वोलाटाइल होगी, अमेरिका के बाजार में गिरावट होगी तो अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी, वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। अमेरिका में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, जो बाकी लोग हैं और मागा के अंदर तो है ही, आप जानते ही हैं, बेंट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि यह लड़ाई इजराइल के लिए लड़ी जा रही है। यह सारा कुछ ईरान ने बहुत प्लान करके किया और अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है और यह एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रंप को दोबारा सोचने पे मजबूर कर सकता है। और उस दोबारा सोचने की पहली बानगी कल उसी बातचीत में मिली जो वो बैठा हुआ था जापान की प्राइम मिनिस्टर के साथ। जब उससे पूछा गया कि क्या ईरान में आप जमीनी सेना उतारने वाले हैं तो उसने कहा नो ट्रूप्स, कोई सेना मैं ईरान में नहीं उतारने वाला हूं। अब यह सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े दो झूठे हैं, तीसरे झूठे का नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये जो दो झूठे हैं ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो भले ट्रंप कह रहा है कि कोई ट्रूप नहीं उतारेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल को आपको सुनाई दे कि ईरान की जमीन पर अमेरिकी सैनिक मरने के लिए आ चुके हैं और ईरान ने उनको जन्नत भेजने की या जहन्नुम भेजने की, जिस लायक भी वो होंगे, पूरे इंतजामात कर लिए हैं। लेकिन फिलहाल पब्लिकली वो कह रहा है कि हम कोई ट्रूप नहीं भेज रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले वो कह रहा था कि हम ट्रूप ईरान की जमीन पर भेजेंगे। आपको बताऊं कि किस तरह से उसकी प्लानिंग्स फेल हो रही हैं, उसका एक एग्जांपल क्यूबा है। क्यूबा को पूरी तरह से सैंक्शन कर दिया गया, क्यूबा में ऑयल की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई। मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर क्यूबा के समर्थन में सारी दुनिया थी, सिर्फ अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ थे। और क्यूबा पर कब्जा करने की लगातार प्लानिंग जो ट्रंप की है, उसी के तहत क्यूबा का ऑयल सप्लाई पूरी तरह से रोक दिया गया था, जिसका असर यह हुआ था कि 29 घंटे क्यूबा अंधेरे में रहा। वहां के जो इलेक्ट्रिक संयंत्र थे उन्होंने चलना बंद कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस प्लान को तोड़ा मैक्सिको, रशिया और चाइना ने मिलकर। रशिया और मैक्सिको ने तेल भेजा, मैक्सिको को तो बगल में है, उसका तेल पहुंच चुका है। रशिया की बोट जा रही है तेल लेकर, और चाइना ने, जिसको हम कहते हैं सोलर पैनल्स, वो पहुंचाए वहां पर, जो लगने शुरू हो गए हैं और 29 घंटे बाद वहां पर बिजली शुरू हुई। एक छोटा सा मुल्क क्यूबा, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता है, उसका गला मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यह कोशिश अगर कामयाब नहीं हो रही है तो रशिया, चाइना और मैक्सिको की वजह से कामयाब नहीं हो रही है। तो ट्रंप जो अपने पागलपन में कभी इस पर टैरिफ, कभी उस पर टैरिफ, कभी इस पर कब्जा, कभी इस पर कब्जा वाला पूरा एक माहौल बना रहा है, वो दुनिया को जंग की तरफ ढकेल रहा है। और ऐसे में ईरान जो चोट पहुंचा रहा है अमेरिका की इकॉनमी को, अमेरिका की सेना को, उसके गरूर को जिस तरह से तोड़ रहा है, बावजूद इसके कि ईरान में भी बहुत तबाही हुई है, ये बात मैं बार बार बताता रहता हूं। लेकिन कल रात को इजराइल में जो तबाही हुई है, मैं अगला वीडियो जो करूंगा जो 5 बजे के आसपास आएगा उसमें बहुत डिटेल में बात करूंगा। इजराइल में कल जिस तरह की तबाही हुई है वैसी तो इजराइल ने कभी सोची भी नहीं होगी। और ईरान के ऑयल सेक्टर पर हमले के चलते जो दुनिया में बावेला मचा है, जब ईरान के ऑयल सेक्टर पर हमला हुआ, गैस सेक्टर पर फार्स में हमला हुआ और उसके बाद पलटकर कतर से लेकर हाइफा तक, इजराइल के हाइफा तक जिस तरह से गैस ऑयल सेक्टर पर ईरान ने हमला किया है, उसके असरात क्या हुए हैं, कैसे अमेरिका और इजराइल के बीच दरार पड़नी शुरू हुई है और कैसे इस पूरे जंग की सूरत बदल रही है, मैं शाम वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना कि अमेरिका की जहाज गिराकर जो गरूर तोड़ा है ईरान ने, दुनिया में जो लोग भी हक पसंद हैं, जो भी अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, सबको वो सीन देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको भी लगा होगा। एक बार फिर से ईद की दुआएं आपके लिए, ईद की बहुत सारी बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और आपकी ताकत हमें मिलती रहेगी तो हम भी पूरी ताकत से वो सच कहते रहेंगे जो सच कहने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।